देखिएगा हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल क्या है, ठीक है। हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल देखिएगा एवोल्यूशन में क्या कहता है। ये कहता है किसी भी पॉपुलेशन में पाई जाने वाली टोटल जीन की जो फ्रीक्वेंसी होती है उन सब का जो सम होता है वो यूनिटी होता है। क्या होता है? इक्वल टू 1 होता है। तो इसके लिए इन्होंने दिया P + Q = 1, ठीक है। द सम टोटल ऑफ ऑल जीन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1, ये इन्होंने दिया। इसके बाद देखिएगा इसमें हमने स्क्वायर आप बोथ साइड कर दिए इसका, तो हमको मिल गया P + Q का होल स्क्वायर = 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया हमारे पास P² + Q² + 2PQ = 1। यहाँ से हमको P = क्या मिला है? जीन फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील Q = जीन फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलील और 2PQ = क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जीन PQ = हो जाएगा जीन फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगस एलील। जैसे आपको बताया गया था कि मान लीजिए कोई कैरेक्टर है जिसके लिए कोई जीन रिस्पॉन्सिबल है A, ठीक है। सर 2 लगाना पड़ेगा। क्या हुआ? 2 लगाना पड़ेगा। PQ लिखते हैं जब कैलकुलेट करते हैं तो 2 लगा, ठीक है। एक्चुअली P और Q जो होता है उसी को हम हेटेरोजाइगस बोलते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन के समय पे हम 2 रख लेते हैं। तो जैसे कोई जीन है A, तो अगर इसका डोमिनेंट कौन पूछा जाए, होमोजाइगस डोमिनेंट तो कैपिटल A, रिसेसिव पूछा जाए तो स्मॉल a, और हेटेरोजाइगस पूछा जाए तो कैपिटल A स्मॉल a। तो कह रहे हैं किसी भी पॉपुलेशन में कोई भी जीन जो होगा उसकी जो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी है, डोमिनेंट होगा उसमें, रिसेसिव हो सकता है और हेटेरोजाइगस हो सकता है, ठीक है। तो इन सब का जो टोटल होता है सम करने के बाद क्या आता है? 1 आता है। तो देखेंगे in a given population one can find out the frequency of occurrence of allele of a gene or a locus। locus का मतलब बताया गया था कि place at which genes are present, ठीक है। डीएनए पे वह पार्ट होता है या क्रोमोसोम पे वह पार्ट होता है जहां पर जीन पाया जाता है, उसको लोकाई या लोकस बोलते हैं। This frequency is supposed to remain fixed and even remains the same through generations। तो कह रहे हैं ये कई जनरेशन तक थ्रू आउट द जनरेशन जो है ये जो जीन की फ्रीक्वेंसी होती है ये क्या होता है? यूनिटी होता है। यूनिटी का मतलब 1 होता है, ठीक है। हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल स्टेटेड इट यूजिंग द एल्जेब्रिक इक्वेशन। तो इन्होंने एल्जेब्रिक इक्वेशन लिया था। This principle says that allele frequency in a population are stable and it is constant from generation to generation। तो कह रहे हैं किसी भी पॉपुलेशन में जो एलील की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन क्या होती है? कांस्टेंट रहती है। एंड जीन पूल का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ जीन प्रेजेंट इन अ पॉपुलेशन। कोई भी एक पॉपुलेशन है जिसमें टोटल नंबर ऑफ जीन की को काउंट कर ले तो वो उसका क्या कहलाता है? जीन पूल कहलाता है। तो टोटल जीन्स एंड इट कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू total genes and their alleles in a population remains a constant and this is called the genetic equilibrium। या बोल सकते हैं sum total of all allelic frequency is 1। सभी allelic frequency का जो sum total होता है वो किसके बराबर होता है? 1। P² + Q² + 2PQ = 1। नेक्स्ट देखेंगे
इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी फॉर एग्जांपल कैन बी नेम्ड P, Q, etc. तो कह रहे हैं इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी मतलब ये डोमिनेंट जीन की जो फ्रीक्वेंसी है वो P है, रिसेसिव की Q है और हेटेरोजाइगस की PQ है या 2PQ है। In a diploid, P and Q represent the frequency of the allele A and R allele small a। तो कैपिटल A या स्मॉल a हो सकता है, भाई डोमिनेंट भी हो सकता है, रिसेसिव भी हो सकता है और हेटेरोजाइगस। The frequency of capital A individual in a population is simply P square, and this is simply stated in another way, that is the probability that an allele A with a frequency of P appears on the both chromosomes of a diploid individual is simply the product of probability, that is the P square। तो कह रहे हैं बात देखिए है जैसे एक होमोजाइगस जो क्रोमोसोम होता है, जो एलील होते हैं किसी होमोजाइगस क्रोमोसोम पर क्या होता है, पेयर्ड फॉर्म में पाए जाते हैं। किस फॉर्म में? पेयर्ड फॉर्म में। अब ये या तो डोमिनेंट हो सकता है तो ए स्क्वायर मतलब ए कहने का मतलब इसको हम डिनोट करेंगे पी स्क्वायर, जैसे पी स्क्वायर। स्मॉल ए होगा तो क्यू स्क्वायर और पी क्यू होगा तो सॉरी कैपिटल ए स्मॉल ए होगा तो किससे पी क्यू से डिनोट This is simply stated in another way, that is the probability that can allele A, ये बता चुके हैं, P square। Similarly small a होगा Q square and capital A small a होगा तो क्या लिखेंगे 2PQ लिखेंगे। अब 2PQ यहाँ पे है तो यहाँ पे हम 2PQ ही लिखेंगे, ये हेटेरोजाइगस एलील की टोटल फ्रीक्वेंसी है। Hence P square plus 2PQ plus Q square is equal to 1। तो कह रहे हैं sum total of all एलिलिक फ्रीक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन इज इक्वल टू 1। मतलब किसी भी पॉपुलेशन में सभी तरह के जीन की जो फ्रीक्वेंसी होगी उन सबका टोटल क्या होगा 1 होगा। इसीलिए P है होमोजाइगस डोमिनेंट, Q है होमोजाइगस रिसेसिव, 2PQ है हेटेरोजाइगस। तो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ इक्वल टू यूनिटी यानी 1। दिस इज द बाइनोमियल एक्सप्रेशन ऑफ P स्क्वायर P प्लस Q का होल स्क्वायर। तो कह रहे हैं ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, ठीक है, बाइनोमियल एक्सप्रेशन है जो P प्लस Q इक्वल टू P प्लस Q का होल स्क्वायर है। ऐसे ही आपने मैथ में पढ़ा होगा A प्लस B का होल स्क्वायर, बस उसी पे बेस्ड है। When frequency measured differ from expected value, the different direction indicates the extent of evolutionary change। तो कह रहे हैं अलग अलग पॉपुलेशन में अलग अलग जीन फ्रीक्वेंसी देखने के लिए मतलब उन सबका एवोल्यूशन क्या हुआ है, अलग अलग तरीके से हुआ है। एंड डिस्टर्बेंस इन द जेनेटिक इक्विलिब्रियम और हार्डी-विलबर्ग इक्विलिब्रियम, दैट इज द चेंज ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एलील इन अ पॉपुलेशन वुड देन बी इंटरप्टेड एज रिजल्टिंग इन एवोल्यूशन। तो कह रहे हैं जब भी किसी भी पॉपुलेशन में एवोल्यूशन होगा तो एवोल्यूशन होगा तो चेंज होगा, और चेंज होगा तो जेनेटिक फ्रीक्वेंसी क्या होगी, चेंज हो जाएगी, जीन की फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। तो ये किसी कांस्टेंट पॉपुलेशन के लिए जिसमें एवोल्यूशन ना हो रहा हो उसमें एप्लीकेबल है, जबकि जिस पॉपुलेशन में एवोल्यूशन होगा उसमें हार्डी-विलबर्ग प्रिंसिपल एप्लीकेबल नहीं। दूसरी बात, ये स्मॉल साइज के पॉपुलेशन के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, ये लार्ज साइज के पॉपुलेशन के लिए एप्लीकेबल होता है। 5 factors are known to affect the Hardy-Weinberg equilibrium। कह रहे 5 फैक्टर हैं हमारे। These are the पहला जीन माइग्रेशन, जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई पॉपुलेशन A है, ये कोई पॉपुलेशन B है, ठीक है, इसमें रहने वाले पीपल हैं, इसका अपना जीन पूल है, इसमें अपना जीन पूल है। तो कह रहे हैं जीन माइग्रेशन हो जाए, क्या हो जाए, जीन माइग्रेशन। तो जीन कहाँ पे पाया जाता है, इंडिविजुअल की बॉडी में पाया जाता है। तो यानी कि कोई पर्सन यहाँ से निकल करके परमानेंटली इस पॉपुलेशन में रहने चला गया, तो इस पॉपुलेशन का जीन उस इंडिविजुअल के साथ चला गया, तो इसको बोलेंगे जीन माइग्रेशन।
आगे देखेंगे। और जीन फ्लो ही इसी को बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। अब देखिए जीन, अब यहाँ पे जेनेटिक फ्लो की वजह से, ठीक है, फ्लो की वजह से क्या हुआ है, जेनेटिक ड्रिफ्ट क्रिएट हो गया। ड्रिफ्ट का मतलब क्या, चेंज हो गया। अब इस पॉपुलेशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी चेंज हो गई, इस पॉपुलेशन की भी फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई, तो ये जेनेटिक ड्रिफ्ट कहलाता है। म्यूटेशन, सडन चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल इज नोन एज द म्यूटेशन। तो म्यूटेशन की वजह से हो सकता है, या फिर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, दो स्पीशीज का जीन हम रिकम्बाइंड कर दें, तो किसी दूसरे स्पीशीज के मेंबर का जो जीन लेकर के हम इसके साथ कंबाइन कर देंगे तो इसी जीन पूल में तो पाया जाएगा, तो यानी कि इसका जीन पूल भी अल्टर हो जाएगा और साथ ही साथ क्या हो जाएगा, रिकॉम्बिनेंट आ जाएगा वहाँ पे, और साथ में एंड नेचुरल सिलेक्शन। पता चला कि इसमें 50 लोग रहते थे, अब इसमें 30 लोगों की डेथ हो गई, तो बचे 20 ही लोग, 20 लोग अब रिप्रोड्यूस करेंगे, तो नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा जीन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, अल्टर हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, क्योंकि जो 30 लोग मर गए उनके साथ उनका जीन भी चला गया, यानी जीन पूल में क्या होगा, रिडक्शन होगा, कमी आ गई। आगे देखिए, when migration of a section of a population to another place and population occurs, gene frequency change in the original as well as in the new population। कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुछ लोग रहते थे, ठीक है, यहाँ पे 10 लोग रहते थे, यहाँ पे 10 लोग रहते थे, तो कह रहे हैं यहाँ से कुछ लोग जो है निकल करके किसी दूसरे पॉपुलेशन, दूसरे हैबिटेट में चले गए। तो मान लेते हैं यहाँ से 3 लोग निकल गए, ठीक है, तो 3 निकल गए तो बचेंगे 7, और यहाँ 3 ऐड हो गए तो वो कितने गए, 13। तो कह रहे हैं इन दोनों की जगह की जीन की फ्रीक्वेंसी थी वो चेंज हो गई, ये इसमें बढ़ गया और इसमें कम हो गया। New genes or alleles are added to the new population and these are lost from the old population। तो कह रहे हैं अब ये जो लोग यहाँ से निकल करके यहाँ पे चले जाएंगे, वो अपने लाइफ के दौरान क्या करेंगे, कुछ नए कैरेक्टर एक्वायर करेंगे, तो जो नए कैरेक्टर अडॉप्ट करेंगे या एक्वायर करेंगे वो उनकी पेरेंटल जनरेशन में तो नहीं पाया जाएगा ना, क्योंकि उनका हैबिटेट चेंज हुआ है, तो जिनका हैबिटेट चेंज हुआ है उन्हीं में क्या पाया जाएगा, इस तरह का चेंजेस दिखाई दिया। तो क्या रहे हैं, इस तरह का जो ओरिजिनल पॉपुलेशन था उसमें क्या हो गया, कुछ चेंजेज आ गए। नेक्स्ट देखिएगा, and there would be the gene flow in this gene migration, this gene migration happen multiple times। तो कह रहे हैं इस तरह का जीन फ्लो जो है अगर बार बार हो रहा है तो उसी को हम क्या बोलेंगे, अगर जीन फ्लो होगा तो जीन की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। बार बार अगर ये जीन का फ्लो जो है वो हो रहा है, बार बार माइग्रेट कर रहे हैं, तो बार बार माइग्रेशन की वजह से क्या हो जाएगा, जीन फ्लो हो जाएगा। आगे देखिएगा, इफ द सेम चेंज अकर्स बाय चांस इट इज कॉल्ड द जेनेटिक ड्रिफ्ट। अगर अचानक हो गया तो क्या कहलाएगा, जेनेटिक ड्रिफ्ट कहलाएगा। समटाइम द चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसी इज सो डिफरेंट दैट इन द न्यू सैंपल ऑफ पॉपुलेशन दैट दे बिकम द डिफरेंट स्पीशीज। तो कह रहे हैं कि अगर यहाँ से कोई लोग निकल करके चले जाए, क्या कह रहे हैं, यहाँ से कोई लोग निकल करके चले गए किसी दूसरी जगह रह गए, मान लीजिए यहाँ पे 50 लोग थे, तो 50 में से 20 लोग निकल करके चले गए, तो 20 लोग जाकर के यहाँ नई पॉपुलेशन बना लिए, क्या किए, नए पॉपुलेशन बना लिए, और वो वहाँ पे कुछ नए कैरेक्टर एक्वायर कर लिए, और कुछ समय के बाद जो उनके पेरेंट थे उनसे बहुत ज़्यादा डिफरेंस शो करने लगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये यहाँ जाकर क्या किए, नई स्पीशीज में कन्वर्ट हो गए। लाइक दैट द डार्विन फिंचेज, बताया गया था ना कि यहाँ पे ब्लैक बर्ड थी, तो ब्लैक बर्ड की स्पीशीज माइग्रेट कर गई गैलापागोस आइलैंड पर, और वहाँ पे जा करके फीडिंग हैबिटेट के बेसिस पे या हैबिट के बेसिस पे उसने
14 नई तरह की स्पीसीज का फॉर्मेशन किया, तो इसी को हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से नया पॉपुलेशन फॉर्म हुआ। आगे देखिए, द ओरिजिनल ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन बिकम फाउंडर एंड द इफेक्ट इज कॉल्ड द फाउंडर इफेक्ट। देखिए, दो कंडीशन बोली जाती है जेनेटिक ड्रिफ्ट में, जेनेटिक ड्रिफ्ट कॉज करने के लिए। एक होता है, एक कंडीशन कहलाती है बॉटलनेक इफेक्ट, बॉटलनेक इफेक्ट, मतलब नेचुरल सिलेक्शन की वजह से भी जेनेटिक ड्रिफ्ट क्रिएट हो सकता है। तो बॉटलनेक इफेक्ट क्या कहता है, जैसे कह रहे हैं कि अगर हम बॉटल का स्ट्रक्चर देखें तो बॉटल का स्ट्रक्चर जो है इस तरीके का होता है। अगर बॉटल का जो बेस है इसको हम पॉपुलेशन साइज माने, क्या माने, ठीक है। तो ये पॉपुलेशन का साइज जो है वो कई जनरेशन का क्या था, मेंटेन था। लेकिन अचानक से क्या हो गया, इस पॉपुलेशन की संख्या क्या हो गई, घट गई, श्रिंक कर गई, कम हो गई। इट इज अकर्स ड्यू टू द नेचुरल कैलेमिटी, प्राकृतिक आपदा हो, बाढ़ आ जाए, सुनामी आ जाए, भूकंप आ जाए, तो कई सारे लोग एक साथ मारे जाएं। तो मान लीजिए इस पॉपुलेशन में 500 लोग रहते थे, ठीक है, 500 लोग रहते थे, तो इसमें बाढ़ आ गया जिसमें 200 लोग बह करके मर गए, तो बचे कितने, 300। तो पहले कह रहे हैं 500, बाद में बचे कितने, 300 बचे। तो अब यही जो 300 बचे हुए हैं, यही जो 300 बचे हुए हैं, यही नई पॉपुलेशन का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बॉटलनेक इफेक्ट। ऐसा हुआ क्या, नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। अब दूसरा है हमारे पास, एक हो गया बॉटलनेक इफेक्ट, दूसरा क्या, फाउंडर इफेक्ट। क्या है, फाउंडर इफेक्ट। जैसे मान लीजिए कि ये कुछ लोगों की पॉपुलेशन थी, मान लेते हैं 100 लोगों की पॉपुलेशन, ठीक है, एक जगह पे पाए जाते थे। अब इस 100 में से 10 लोग जो है निकल करके चले गए किसी दूसरी जगह, हमेशा हमेशा के लिए। तो यहाँ पे बचे कितने, 90। यहाँ से जो 10 निकले वही 10 अब यहाँ पे रिप्रोड्यूस करके एक नई पॉपुलेशन बना लेंगे। क्या करेंगे, नया पॉपुलेशन बना लेंगे। तो इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे फिर से ये मान लेते हैं 100 लोगों की पॉपुलेशन बनाएंगे, ठीक है। तो ये 10 लोग जो हैं यहाँ के क्या कहलाएंगे, फाउंडर। क्या कहलाएंगे, फाउंडर। मतलब इस पॉपुलेशन के फाउंडर कौन है, यही 10 लोग हैं। इन्हीं 10 लोगों ने रिप्रोड्यूस किया, तभी जाकर के इतनी बड़ी पॉपुलेशन दोबारा बन गई। अगला देखिएगा, microbial experiments show that the pre-existing advantageous mutation when selected will result in the observation of a new phenotype। तो ये आपको बताया गया था कि ये कल्चर मीडियम है, दूसरा कल्चर मीडियम है, बैक्टीरिया को निकाल करके दूसरे कल्चर मीडियम में डाल दीजिए तो वो एडॉप्ट कर लेगा। कुछ समय के बाद वो दूसरी स्ट्रेन में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब अपने पहले वाले से क्या करेगा, थोड़ा डिफरेंस शो कर देगा, यानी उसका फिनोटाइप क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। आगे देखिए, ओवर फ्यू जनरेशन दिस वुड रिजल्ट इन स्पेसिएशन। तो कह रहे हैं ऐसे ही धीरे धीरे उसके अंदर चेंजेज आते रहेंगे, तो कुछ जनरेशन के बाद वो क्या करेगा, नई स्पीसीज बना लेगा। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पेसिएशन, दैट मींस फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। It could result in speciation. Natural selection is a process in which the heritable variation enabling better survival and enable to reproduce and leave greater number of children। तो कह रहे हैं नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेस है जिसके द्वारा हेरिटेबल वेरिएशन आता है, हेरिटेबल वेरिएशन कॉज होता है, मतलब ऐसे वेरिएशन, ऐसे चेंजेज जो अगली जनरेशन में इनहेरिट होती हो, तो उन्हीं को क्या बोलते हैं, हेरिटेबल वेरिएशन होते हैं। तो कह रहे हैं हेरिटेबल वेरिएशन की वजह से जो नई पॉपुलेशन होती है वो एक नए हैबिटेट में रहने के लिए
एडॉप्टेड होती है और वो वहाँ पे एक लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन को क्या करेगी, लीव करके जाएगी, छोड़ करके जाएगी। जैसे देखिएगा, अ क्रिटिकल एनालिसिस मेक अस बिलीव दैट द वेरिएशन ड्यू टू द म्यूटेशन और वेरिएशन ड्यू टू द रिकॉम्बिनेशन ड्यूरिंग द गैमेटोजेनेसिस और ड्यू टू द जीन फ्लो और द जेनेटिक ड्रिफ्ट रिजल्ट इन change frequency of the gene and allele in the future generation। तो कह रहे हैं क्रिटिकल एनालिसिस है जिसमें हम ये बात कर रहे हैं कि मान लीजिए कि कोई गैमेटोजेनेसिस हो रहा है, स्पर्म या ओवा बन रहा है, उसमें क्या हो जाए, अचानक से उसके जीनोम में कोई चेंजेज आ जाए, आइदर ड्यू टू द म्यूटेशन और ड्यू टू द वेरिएशन और ड्यू टू द रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, तो कह रहे हैं किसी भी वजह से अगर वेरिएशन आ जाता है तो यही वेरिएशन उसमें क्या होगा, एक्यूमुलेट होगा, अगली जनरेशन में फ्लो हो जाएगा और कह रहे हैं कई जनरेशन के बाद ऐसे ही चेंज होता रहा तो उस जो फ्यूचर जनरेशन होगा उसका एलीलिक फ्रीक्वेंसी क्या होगा, बदल जाएगा। Coupled to enhance the reproductive success, natural selection make it look like different population। तो कह रहे हैं कई बार रिप्रोडक्टिव सक्सेस के बाद, कई जनरेशन के बाद क्या होगा, जब धीरे धीरे एक्यूमुलेशन ऑफ कैरेक्टर होने लगेगा, कई जनरेशन में वेरिएशन एक्यूमुलेट होने लगेंगे, तो कह रहे हैं कुछ जनरेशन के बाद क्या होगा, वो एक डिफरेंट पॉपुलेशन दिखने लगेगी, डिफरेंट पॉपुलेशन ही दिखने लगेगी। नेचुरल सिलेक्शन कैन लीड टू द स्टेबलाइजेशन इन विच मोर इंडिविजुअल एक्वायर्स द मीन कैरेक्टर। तो कह रहे हैं नेचुरल सिलेक्शन जो होता है उसमें ज़्यादातर इंडिविजुअल जो होते हैं वो मीन कैरेक्टर वैल्यू को क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं, जबकि एक्सट्रीम वाले एलिमिनेट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल fetal birth at the time fetal weight at the time of birth। कितने से कितने पाउंड होना चाहिए, कह रहे हैं हेल्दी ह्यूमन बेबी का जो वेट होना चाहिए वो 7.5 पाउंड। कितना, 7.5 पाउंड। एक पाउंड मतलब 400 ग्राम, 400 मिलीग्राम होता है ना, एक पाउंड का मतलब तो 7.5 पाउंड का मतलब लगभग 3 kg का होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर चाइल्ड का वेट 5 पाउंड से कम है तो वो सर्वाइव नहीं करेगा, सर्वाइव। और अगर बच्चे का वेट 10 पाउंड से ज़्यादा है तो भी वो सर्वाइव नहीं करता, मतलब कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती हैं उसमें। तो जो ऑन एवरेज मीन वैल्यू है वो है 7.5 पाउंड, मतलब ह्यूमन बेबी का वेट कितना होना चाहिए, 7.5 पाउंड के आसपास होना चाहिए, या 5 से 10 रेंज है, लेकिन 5 से कम क्रिटिकल हो जाएगा और 10 से ऊपर क्रिटिकल हो जाएगा। 5 से कम अंडरवेट कहलाएगा और 5 से ऊपर 10 से ऊपर ओवरवेटेड कैटेगरी में आ जाएगा, ओबेसिटी की कैटेगरी। Are disruptive, more individual acquire the peripheral character value as both ends of the distribution curve। तो कह रहे हैं कई सारे जो है, तो ये एक एग्जांपल हो गया किसका, ह्यूमन बेबी वेट का, ह्यूमन बेबी वेट का। दूसरा देखिए नेचुरल सिलेक्शन कितने तरह का है, डायरेक्शनल कैसा है, पढ़ा चुके हैं, मिस्टन पेडुलरी और मिस्टन कार्बोनेरिया, एक बार लेफ्ट से राइट, एक बार राइट से लेफ्ट शिफ्ट होगा, तो डायरेक्शनल जो है वो पढ़ा चुके हैं।
ये अभी आपको बताया नेचुरल सिलेक्शन, क्या बताया? नेचुरल सिलेक्शन में जो मीन वैल्यू होती है वही इंडिविजुअल सर्वाइव करते हैं, बाकी एक्सट्रीम वैल्यू से क्या किया जाता है? एलिमिनेट कर दिया जाता है। और तीसरा क्या है? डायरेक्शनल हो गया, नेचुरल हो गया, और तीसरा क्या है? डिसरप्टिव है। क्या है? डिसरप्टिव। ये स्टेबलाइजर, ये वाला स्टेबलाइजर। हाँ, ये स्टेबलाइजिंग। नेचुरल सिलेक्शन का टाइप है स्टेबलाइजिंग। डायरेक्शनल वेस्टर्न बिटुलेरिया, वेस्टर्न कार्बोनेरिया को है। डिसरप्टिव। फिर एक है डिसरप्टिव। क्या है? दो पी। डिसरप्टिव में क्या था? दो पी मिलेंगे। लैम्पेट सेल कलर, ठीक है। लैम्पेट जो होता है वो मोलस्कन होता है। क्या होता है? लैम्पेट मोलस्कन होता है। तो ये लैम्पेट मोलस्कन जो है वो ओशन में पाया जाता है, समुद्र में। तो इसमें कुछ जो है मोलस्कन जो है ये वाइट क्रिस्टलाइन वाइट से लेकर के इनका कलर कैसा था? डार्क ब्राउन का। कैसा था? लिम्पेट का जो कलर है, लिम्पेट सेल कलर जो है वो कहाँ से कहाँ तक रेंज करता है? वाइट से डार्क ब्राउन। तो कह रहे हैं इधर वाले जो है ये वाइट है और इधर वाले जो है वो टैन है, यानी डार्क ब्राउन टैन बोलते हैं, ठीक है। ऐसे थे। तो हुआ क्या, जो वाइट कलर वाले थे और डार्क टैन वाले, ये दोनों के दोनों बच गए, ठीक है। क्योंकि वाइट कलर बार्निकल्स जो होते थे ये जा करके नमक के पत्थरों में छिप जाते थे, ठीक है। नमक के पत्थर जो होते हैं सफेद सफेद होते हैं, तो उसे में ये छिप जाते थे। और जो डार्क टैन कलर का था उसका स्टोन के कलर का था, तो वो पत्थर में जाके छिप जाता था। लेकिन जो बीच वाले थे ना, ये इंटरमीडिएट सेल कलर वाले, ना तो पूरी तरीके से वाइट थे ना ही पूरी तरीके से डार्क थे, ये इंटरमीडिएट थे। तो इंटरमीडिएट होने की वजह से जो प्रेडेटरी बर्ड है, शोर बर्ड, समुद्र के किनारे पाई जाती है पक्षियाँ, वो क्या करी, इनको खाना शुरू कर दी, क्योंकि इनको आसानी से पहचान गई थी, ठीक है। तो इनको खाना आसान हो गया इनके लिए। तो धीरे धीरे इनकी संख्या क्या होगी, कम होगी। और कुछ समय के बाद जो मीन वैल्यू था वो एलिमिनेट हो गया, बचा कौन, एक्सट्रीम वैल्यू वाले, मतलब वाइट और डार्क। तो देखिएगा, सर बिल्कुल खत्म तो नहीं है ना, बिल्कुल नहीं पूरी तरीके से एलिमिनेट नहीं, बिल्कुल बचे। ग्राफ एकदम उस पे नहीं है, थोड़ा सा ऊपर रहना चाहिए। इनकी संख्या जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, कुछ बचे रहे। जैसे कोई भी इकोसिस्टम जो होता है उसमें प्रेडेटर जो होता है वो प्रे को पूरी तरीके से खत्म नहीं करता। अगर खत्म कर देगा तो उसके सर्वाइवल के चांसेस नील हो जाएंगे, नहीं बचेंगे। ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन है, इसको छोड़ दीजिए, इसको मैं अगली क्लास में पढ़ाऊंगा, क्योंकि इसके लिए मैं प्रिंट आउट दे दूंगा आपको। एक जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, जियोग्राफिकल टाइम स्केल है, तो उसके लिए आपको एक शीट देना पड़ेगा जिसमें आपको एरा, पीरियड और एपॉक पता हो, और उसमें उस दौरान कौन कौन से ऑर्गन इवॉल्व हुए थे, तो वो मैं आपको एक प्रिंट आउट दे दूंगा, तो उससे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन। ह्यूमन एवोल्यूशन पढ़ लेते हैं। तो देखेंगे अबाउट 15
माया का मतलब मिलियन ईयर एगो प्राइमेट कॉल्ड द ड्रायोपिथेकस एंड रामापिथेकस वर एक्जिस्टिंग। अंडरलाइन करिए, सीक्वेंस बनाते चलिए। क्या करिएगा? सीक्वेंस बनाते चलिएगा तो आपको याद करने में आसानी है। कह रहे हैं आज से 15 माया पहले मिलियन ईयर एगो क्या जो ह्यूमन के स्पीसीज पाए जाते थे उनका नाम था रामापिथेकस या ड्रायोपिथेकस एंड दे वर हेयरी एंड वॉक लाइक द गोरिल्ला। इनका बॉडी पूरा हेयर से कवर्ड था और ये गोरिल्ला के जैसे चलते एंड चिंपांजी। रामापिथेकस was more man-like while the Dryopithecus was more ape-like। तो कह रहे हैं कि ये रामापिथेकस जो था ये मैन लाइक लगते थे। क्या थे? और ये कैसे थे? एप। एप मतलब कभी मानो मतलब ऐसे बंदर जो इंसानों की तरह दिखते हैं और ये मैन की तरह दिखते ही थे राम। आगे देखिए, few fossil of man like bones have been discovered in the Ethiopia and तंजानिया। तो कह रहे हैं कि मैन के कुछ फॉसिल जो है वो यूथोपिया से मिले और तंजानिया से मिले एंड दीज रिवील द होमिनिड फीचर लीडिंग टू अ ब्रीफ that about 3 to 4 million years ago, man-like primate walked in the eastern Africa। Underline करिए। ईस्टर्न अफ्रीका में क्या हुआ है? मैन-लाइक एप चलना शुरू कर दिए। मतलब कौन? रामापिथेकस के प्रोजेनी। आगे चलते हैं। They were probably not taller than 4 feet but walked upright। लेकिन ये 4 फीट से ज़्यादा बड़े नहीं थे लेकिन ये खड़े होकर के चलते। क्या बोलेंगे? होमो इरेक्टस। नेक्स्ट देखिए। अभी आएगा आपका पहले आएगा ह्यूमन इवोल्यूशन में आएगा ट्रायोपिथेकस, रामापिथेकस, उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस आएंगे। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद जो है होमो हैबिलिस जो पत्थर के हथियार बनाते थे। फिर होमो हैबिलिस के बाद आएंगे निएंडरथैल, नहीं होमो इरेक्टस, इरेक्टस के बाद आएंगे निएंडरथैल। निएंडरथैल के समय ही जो बाइफर्केशन हुआ था तो क्रो-मैग्नॉन बने। ठीक है, तो निएंडरथैल से जो है फिर आगे चल करके होमो इरेक्टस का फॉर्मेशन हुआ है। होमो इरेक्टस से होमो सैपियन और होमो सैपियन से होमो सैपियंस। चलिए देखते हैं। ऑस्ट्रेलोपिथेकस प्रोबेबली lived in the East Africa grassland and evidences show they hunted with the stone weapon but essentially ate food। कह रहे हैं कि ये पत्थर के हथियार बनाते थे, उससे शिकार करते थे लेकिन ये उसको खाते नहीं थे, खाते थे फल।
and some of the bones among the bone discovered were different. तो कह रहे हैं इस जब इनके बोन कुछ खोजे गए तो इनके कुछ बोन जो थे वो क्या थे, डिफर करते थे. And this creature was called the first human-like being, the hominid, and was called the Homo habilis. तो कह रहे हैं ये Homo habilis पत्थर के हथियार वगैरह बनाते हैं. The brain capacity was between the 650 to 800 cc. अंडरलाइन कर लीजिएगा. होमो हैबिलिस का जो ब्रेन का कैपेसिटी था वो 650 से 800 सीसी था. एंड दे प्रोबेबली डिड नॉट ईट मीट, और ये शाकाहारी थे, मांसाहारी नहीं. Fossil discovered in Java in 1891 revealed that next stage is Homo erectus about 1.5 माया है. ठीक है, तो कह रहे हैं उसके बाद जो है डेवलप किया होमो हैबिलिस, और होमो हैबिलिस से क्या डेवलप किया, होमो इरेक्टस. क्या, होमो इरेक्टस. आज से 1.5 मिलियन ईयर है. होमो इरेक्टस हैड ए लार्ज ब्रेन अराउंड 900 सीसी. अंडरलाइन कर लीजिएगा, 900 सीसी का ब्रेन था. एंड होमो इरेक्टस प्रोबेबली एट मीट, ये कार्निवोर. आगे देखेंगे द निएंडरथैल मैन वाइल मैन विद द ब्रेन साइज ऑफ 1400 cc. तो कह रहे हैं इसके बाद निएंडरथैल मैन है. निएंडरथैल मैन का जो क्रेनियल कैपेसिटी था वो 1400 cc. लिव्ड नियर ईस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका बिटवीन 1,40,000 ईयर बैक. कह रहे हैं 1 लाख से 40,000 साल पहले. देखिए एक्चुअली जब हम पीछे जाते हैं ना पास्ट में, तो ज़्यादा को पहले और कम को बाद में लिखते हैं, क्योंकि और पीछे से आगे की तरफ आ रहे हैं ना. आगे देखेंगे. They used hide to protect their body and buried their dead. तो कह रहे हैं इन्होंने अपने बॉडी को जो है ढकना शुरू कर दिया था, और जो मर जाते थे उनका बरियड कर देते थे. सेरेमनी, बरियल सेरेमनी या बरीड कर देते थे. होमो सैपियंस arose in the Africa and moved across the continent and developed into the distinct races. तो कह रहे हैं होमो सैपियंस ही पहले अफ्रीका में बना, उसके बाद ये एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर गया, और इसी से आगे चल करके कई सारे देखिएगा. ड्यूरिंग आइस एज बिटवीन 75,000 to 10,000 ईयर मॉडर्न होमो सैपियंस एरोज. मॉडर्न होमो सैपियंस कहने मतलब होमो सैपियंस सैपियंस. प्री हिस्टोरिक के आर्ट ट्रेवलर अबाउट 18,000 ईयर एगो. 18,000 साल पहले आज से केव ट्रेवलर थे, मतलब जो गुफाओं के अंदर रहते. One such cave paintings by the prehistoric human can be seen at historic human can be seen at Bhimbetka rock shelter in the Russian district of मध्य प्रदेश. कह रहे हैं ऐसा आप मध्य प्रदेश में देख सकते हैं. प्री हिस्टोरिक मैन के द्वारा गुफाओं के अंदर चित्रकारी की गई, पेंटिंग बनाया गया. आगे देखिए. एग्रीकल्चर के अराउंड 10,000 ईयर बैक. अंडरलाइन कीजिए. खेती का जो इतिहास
खेती करने लगे तो उनके पास मजबूरी थी ना कि जो फसल उगा है उसको काटेगा, तो इसीलिए क्या हुआ धीरे धीरे रहने लगा। And the rest of what happened is a part of human history of origin and decline the civilization. The rest of what happened in the part of the human history, the growth and decline of civilization. तो ह्यूमन हिस्ट्री में क्या हुआ फिर आगे चल के ग्रोथ एंड डिक्लाइन ऑफ सिविलाइजेशन, मतलब सभ्यता जो है वो धीरे धीरे खत्म होने लगी। पहले कई सारे तरह की सभ्यता थी ना, जैसे आप पढ़ते थे मिस्र की सभ्यता है, यहाँ की सभ्यता, वहाँ की सभ्यता है, तो सब अलग अलग जगह की सभ्यता थी, अलग अलग तरह का लिविंग स्टाइल था। लेकिन अब क्या हो गया, धीरे धीरे खत्म हो रहा है सिविलाइजेशन। तो बस अब जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ाना है।